यस। कक्षा 12 इतिहास और पाठ का नाम क्या है? राजा, किसान और नगर। इसमें दे रखा है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है, यानी कि इसमें राजा की क्या स्थिति थी उसके बारे में बता रखा है, किसानों की क्या स्थिति उसके बारे में बता रखा है, और नगर किस प्रकार के थे और किस प्रकार उनकी अर्थव्यवस्थाएं चलती थी, किस प्रकार वो अपना काम करते थे। सारा मटेरियल इसमें दे रखा है, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। यस। सबसे पहले बात इतिहासकार की करते हैं। इतिहासकार क्या करता है? विभिन्न अभिलेख के स्रोतों को देखता है ना, अभिलेख से संबंधित या विभिन्न चित्र कह सकते हैं या विभिन्न प्रकार के सिक्के, ठीक है। इन चीज़ों को देख कर वो क्या करता है, उस पुराने इतिहास की कल्पना करता है कि उस समय शायद ऐसा रहा होगा। 100% श्योर नहीं होता है, बस उन साक्ष्यों के आधार पे अपना जो स्टेटमेंट है वो क्या करता है, रख देता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, प्रिंसेप और पियदसी। क्या दे रखा है? प्रिंसेप और पियदसी। अब प्रिंसेप कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। कौन था? हाँ, इसने पुरानी भाषा पहचान ली थी जिसका नाम था ब्राह्मी और खरोष्टी, यानी कि ये जो 2 लिपियां थी इसका अर्थ इसने क्या किया, निकाल लिया, पता लगा लिया कि ये क्या लिख रखा है। तो सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट, अब ब्राह्मी लिपि की यदि हम बात करें तो इसका प्रयोग कब और कहाँ करते थे? पुराने समय में जो शुरू में अभिलेख लिखे गए या शुरू में जो सिक्के बने उस पर किसका प्रयोग करते हैं? ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मणी नहीं, ब्राह्मी, ठीक है। ब्राह्मणी तो ब्राह्मणी वो वाला होता है, तो ऐसा काम अपन को नहीं करना है। नेक्स्ट, अधिकांश सिक्कों पर इन इतिहासकारों ने देखा कि मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है, यानी कि जिसका शासन चलता था उस राजा का नाम अक्सर लिखा हुआ मिलता है। कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिन पर अशोक का नाम लिखा हुआ मिला है, और अशोक के बारे में हमने पढ़ा भी था और भी अभी रिकॉल कर लेंगे। बौद्ध ग्रंथों की यदि हम बात करें, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है उसमें ऐसा कहा गया है कि अशोक जो था ये सर्वाधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। ये कौन से ग्रंथों के अनुसार कहा गया है? कौन से ग्रंथों के अनुसार कहा गया है? अशोक सबसे शक्तिशाली शासक था। ये बात कौन से ग्रंथों के अनुसार कही गई है? बौद्ध ग्रंथों के। बड़े ध्यान से सुनना, अभी याद हो जाएगा, सुबह सुबह जल्दी याद होता है, ठीक है। इतना जल्दी हो जाता है घर पे पढ़ने से नहीं पड़ता है, पर यहाँ ध्यान देना है कंप्लीट। नेक्स्ट, वापस सुन ले। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, यानी कि बौद्ध ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि जो अशोक जो है ये सबसे शक्तिशाली शासक था, सर्वाधिक प्रसिद्ध था, ऐसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं प्रारंभिक राज्य की। शुरुआत होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। अब 6ठी शताब्दी जो है इसको बड़ा परिवर्तनकारी समय माना जाता है। इस समय बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। ये जो काल था, यानी कि 6ठी शताब्दी के आसपास का इलाका, यहाँ पर जितने भी राज्य और नगर थे उसमें लोहे का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ, सिक्कों का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ। सिक्कों का मतलब ये आर्थिक व्यवस्था से संबंधित थे, क्योंकि सिक्के अगर कहीं मिल रहे तो उससे हमें पता लग जाता है कि वहाँ पे व्यापार कितना अच्छे तरीके से हो रहा है। क्लियर? बिल्कुल। अब इसी मतलब टाइम पीरियड में कुछ महाजनपद की बात हुई थी, जिसमें से प्रमुख है वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती और महाजनपद। ये सारे जो महाजनपद थे ये उस समय अस्तित्व में आए और एक मतलब प्रभुत्वशाली इनका अस्तित्व था, ठीक है। यानी कि मतलब शासन की दृष्टि से या अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये बहुत प्रसिद्ध थे। अब इनमें से जितने भी महाजनपद है, या ऐसे कह सकते हैं कि अधिकांश महाजनपद पर राजाओं का शासन होता था। किसका शासन होता था? राजाओं का। और कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिला है कि गण और संघ, यानी कि राज्यों में लोगों का एक समूह शासन करता था, जिसको हम किस नाम से जानते थे? गण और संघ। आ गया समझ में? यानी कि अधिकांश राज्यों पर किसका शासन होता था? राजाओं का। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने को मिला है
कि एक लोगों का समूह शासन करता था, जिसको किस नाम से जाना गया है? गण और संघ। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला बिंदु, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। अभी हमने कुछ महाजनपद के नाम देखे, उनमें से जितने भी जनपद है सभी की एक एक राजधानी, और राजधानी जो होती थी उसको सुरक्षित रखा जाता था, क्योंकि हमेशा राजधानी से ही पूरे इलाके पर या पूरे क्षेत्र पर शासन किया जाता है। क्लियर बिल्कुल। तो राजधानी उस समय सुरक्षित रखा जाता था, और सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ क्या कर देते? पत्थरों की दीवार बना देते, या पूरे को एक घेरे में बंद कर देते, ताकि कोई दुश्मन उस पर आक्रमण नहीं कर सके। ठीक है, बाकी के इलाके को हम छुड़ा सकते, लेकिन वहीं पे डाका डाल दे जहाँ पे अपना सारा मटेरियल है, फिर हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी की बात हो रही है, संस्कृत में है ना। कौन सी भाषा में? संस्कृत में। जो ब्राह्मण थे उसने धर्मशास्त्र लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखना शुरू किया? धर्मशास्त्र। इसमें उन्होंने मतलब किस प्रकार शासन किया जाता है, मतलब राजा के पद पर कौन रहेगा, किसान, व्यापारी, ये इनसे संबंधित सारे नियमावली या इनसे संबंधित विभिन्न तथ्य इन्होंने इन धर्म ग्रंथों में लिख दिए। क्लियर बिल्कुल। आ गया समझ में कि नहीं आया? यानी कि इन्होंने इन ग्रंथों में क्या लिखा कि शासन का काम कौन करेगा? सिर्फ क्षत्रिय वर्ग करेगा। कौन करेगा? क्षत्रिय वर्ग। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के काम, जैसे किसान, व्यापारी और शिल्पकार, ये जितने भी भेंट देते हैं, क्या देते हैं? भेंट। ये भेंट कौन लेगा? शासक जो होगा ना वो लेगा। कौन लेगा? शासक लेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे कुछ जो राज्य थे उन्होंने अपनी सेनाएं मतलब रखना शुरू कर दिया, और नौकरशाही की व्यवस्था उन्होंने शुरू कर दी सुख सुविधाओं के लिए। यानी कि महल में नौकर वोकर रहेंगे, काम वाम करेंगे आराम से, और सेना में भी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती दी गई कि वो भी क्या कर सकते हैं? आराम से सेना ज्वाइन कर सकते हैं और राज्य की सुरक्षा में अपनी मदद कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहला बिंदु है मगध जनपद। कौन सा जनपद? मगध। इसकी बात होती है 6ठी से 4ठी शताब्दी। 6ठी से 4ठी। तो यहाँ पर 6ठी जो है ये लोअर है, और ये 4ठी जो है ये हायर है। क्लियर बिल्कुल। हाँ, यानी कि शुरुआत जो है वो कौन सी है? 6ठी शताब्दी, और एंडिंग जो है वो कौन सी है? 4ठी शताब्दी। ठीक है। अगर कोई पूछता है कि 6ठी शताब्दी पुरानी है 4ठी शताब्दी, तो क्या बताएगी? 6ठी क्या है? पुरानी, और 4ठी क्या है? नहीं। ठीक है। ईसा पूर्व यदि लग जाता है तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ जाना है। ठीक है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि 0 से माइनस की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब बढ़ती जा रही है संख्या, और वापस 0 से प्लस की ओर आ रहे हैं, तो ये अपना वाला टाइम पीरियड आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, अब इस टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें मगध जो था, कौन? मगध, ये महाजनपद था। क्या था? ये सबसे शक्तिशाली बन गया था। क्या बन गया था? शक्तिशाली। कारण क्या है? यहाँ पे खेती की अच्छी उपज होती थी, यहाँ पे लोहे की खदानें थी, और लोहे की खदानें अगर कहीं होगी तो वहाँ पे उपकरण और हथियार बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ऐसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर जंगल थे, जंगल में बहुत सारे हाथी थे, तो क्या हुआ? उन हाथियों को भी सेना में भर्ती कर लिया गया। क्या कर लिया गया? हाथियों को भी सेना में भर्ती कर लिया गया। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था? शासन किया था। मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगाह। मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगाह। अब राजगाह का अर्थ क्या बताया गया था? राजाओं का घर। याद रखना, प्रश्न ऐसे पूछते हैं, मगध की राजधानी क्या है? सरल भाषा में, और कठिन भाषा में राजगाह क्या है, तो अपन को लिखना पड़ेगा मगध की राजधानी। तो जैसे प्रश्न पूछता है वैसे उत्तर हम दे देंगे। क्लियर। चौथी शताब्दी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। किसको बनाया? पाटलिपुत्र को, जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। क्लियर बिल्कुल। आ गया समझ में कि नहीं? अब मगध जो है इसको एक आरंभिक राज्य के नाम से जाना गया है। किसके नाम से? आरंभिक राज्य के नाम से। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का शासन हुआ था। किसका हुआ था? मौर्य साम्राज्य का शासन हुआ था। और कोई प्रश्न पूछे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो हमें क्या बताना है?
चंद्रगुप्त मौर्य। इसका शासन कहाँ तक फैला हुआ था? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक इसका शासन फैला हुआ था। इसका पुत्र था ना अशोक, जो आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक, नहीं पुत्र नहीं था, मतलब इसी का एक शासक था, है ना, इसी का एक शासक था, ठीक है, यानी कि इसके वंश में ही था, है ना, इसके वंशावली में ही था, समझ गए। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो स्थापना कर दी। अशोक भी इसी से संबंधित था, जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। यस, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक की बात करें तो इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। किस पर विजय प्राप्त की? कलिंग पर। क्लियर? बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ। मगध वाला मटेरियल क्लियर है? ये काम का है, मैं सारी चीजें थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मिक्स्ड है सारा। वो बिंदु जो इंपॉर्टेंट और ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इतिहासकार जो है ये पुरातात्विक प्रमाण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पुरातात्विक प्रमाण। जैसे सबसे पहला इन्होंने बताया मूर्तिकला, यानी कि मूर्तियों को देखते हैं और उन पर सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी कला अपनाई और उसके अकॉर्डिंग ये अपने स्टेट में रख लेते हैं कि उस समय की काल परिस्थिति ऐसी रही होगी। क्लियर? बिल्कुल। अब और मौर्यकालीन इतिहास को क्लियर करने के लिए यहाँ पे चंद्रगुप्त जो मौर्य था, इसके दरबार में एक यूनानी राजदूत आया जिसका क्या नाम था? मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज। इसने अपनी किताब में या डायरी में कुछ विवरण लिखे। उन विवरणों को भी पढ़कर हम पता लगा सकते हैं कि उस समय की कंडीशन कैसी रही होगी। अर्थशास्त्र का प्रयोग करके मौर्यकालीन इतिहास का हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं, या इतिहासकारों ने किया है। राजदूत मतलब किसी अदर कंट्री से होता है और वो किसी दूसरे देश की यात्रा करता है, कोई भी सूचना या व्यापारिक गतिविधियां करवाता है, ठीक है। यानी कि यूनान से अपने यहाँ से संबंध रहे होंगे और वहाँ का कोई राजदूत अगर यहाँ आ रहा है तो वहाँ के मतलब पूरे देश का मतलब एक इंडिकेटर है, ठीक है, पूरा देश का एक संकेतक है। मतलब कोई व्यापारिक समझौता हो सकता है या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है आने का, ठीक है। अपने भी भारत के आज के समय भी अलग अलग देशों में राजदूत है, वो क्या करते थे? जानकारी इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं कि यहाँ पे ये, वहाँ पे वो, ठीक है। यानी जो भी उनको न्यूज़ मिलती है या देश के संबंध को हमेशा बनाए रखते हैं, जोड़े रखते हैं इसी के साथ। हाँ, तो ये अलग अलग आज भी बोला जाता है, दूतावास बोलते हैं जहाँ पे रहते हैं ना, तो ये अलग अलग देशों में बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की यदि हम बात करें तो इसकी रचना कौटिल्य ने की थी। किसने की थी? और कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य की यदि हम बात करें तो ये चंद्रगुप्त का क्या था? मंत्री था। अब अशोक ने क्या किया था? विभिन्न पत्थरों और स्तंभों पर अपने अभिलेख क्या किए? लिखवा दिए। और इतिहासकार उनको एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में। नेक्स्ट, अशोक ने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। यानी कि ये क्या करता था? विभिन्न प्रकार के स्तंभों का प्रयोग करता और उन पर अपने जो अभिलेख है वो क्या करता? लिखवा देता, जिससे क्या होता कि विभिन्न प्रकार के लोगों को एक संदेश मिलता। अब पता नहीं उस समय के लोग पढ़े हुए थे या नहीं थे, फिर भी उनको एक संदेश मिल जाता था। कुछ तो होंगे, ऐसे तो नहीं सारे अनपढ़ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था। किसका प्रचार किया था? धम्म का। इसमें इसने क्या किया? बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार और दूसरों के धर्म और परंपराओं का आदर इसमें शामिल है। बिल्कुल आसान है। ये धम्म के बारे में बता रखा है कि धम्म है क्या, जिसको अशोक मानता था, और ये तो अच्छी चीज़ है ना, कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट, अब साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? साम्राज्य का प्रशासन की बात करते हैं। यानी कि इतने बड़े इलाके को कैसे हैंडल किया जाता था। यानी कि हम कहते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली था, है ना। तो अब हम ये बात करते हैं कि किस प्रकार ये शासन व्यवस्था को संभालते थे। तो इन्होंने 5 भागों में इस चीज़ को बांट दिया था। कितने भागों में? 5। यानी ऐसे कह सकते हैं कि 5 राजनीतिक केंद्र थे। कितने? 5। पहली बात, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की क्या रही थी?
राजधानी रही थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे मतलब हाईलाइट इलाके, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी, 4 इलाके ये रहे। यानी कि इन 5 इलाकों पर अच्छा कंट्रोल था किसका? मौर्य साम्राज्य का। और इसी से ये क्या करते थे? शासन चलाते थे, व्यवस्था को संभालते थे, और इन्होंने अपना क्षेत्र इतना बड़ा कर दिया था। नेक्स्ट, सुवर्णगिरी भी इसी से संबंधित था, जो कि आज कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक से रिलेटेड है। यहाँ पर सोने की खदान है। किसकी खदान है? सोने की खदान है, और उस सोने का प्रयोग ये विभिन्न कार्यों में करते थे। नेक्स्ट, मेगस्थनीज जो था, है ना, इसने कुछ और अपने मतलब डायरियों में या इतिहास में लिखा है, या अपने पन्नों में लिखा है। मेगस्थनीज इसने लिखा है कि सैनिक गतिविधियों का संचालन किस प्रकार होता था। यानी कि ये शासन व्यवस्था के बारे में बता रहा है कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार शासन करता था। तो इसने बताया कि एक तो समिति रहती थी और 6 रहती थी उप समितियाँ, जो विभिन्न प्रकार के काम करती थी। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए प्रयास किए थे, और वो प्रयास बहुत हद तक सफल हुए थे। यानी कि वो तोड़ना नहीं चाहता था, जोड़ना चाहता था, ऐसे कह सकते हैं। अब इतिहास का एक प्रमुख काल, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? मौर्य साम्राज्य के नाम से। और हमने इससे रिलेटेड अधिकतर चीज़ें अभी तक समझ ली है, ठीक है। किस प्रकार शासन चलता था, किस प्रकार इन्होंने 5 राजनीतिक केंद्र बना लिए, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। प्रश्न पूछता है तो हमें ये हाईलाइट पॉइंट जरूर लिखना है। हाँ, उनको छोड़ो, काम के नहीं ज़्यादा। अगला बिंदु है, हाँ नहीं आएंगे। अगला है राजधर्म का नवीन सिद्धांत। अगला बिंदु क्या है? राजधर्म का नवीन सिद्धांत। इसमें दे रखा है उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में, जैसे तमिलकम, यहाँ पर किसका शासन था? चोल, चेर और पांड्य का शासन था, ठीक है। यानी सरदारियों से संबंधित है टॉपिक। किससे संबंधित है? सरदारियों से संबंधित। यानी सरदारी किस प्रकार होती थी, है ना, और सरदार क्या क्या मतलब उनका क्या रोल रहता था, उससे संबंधित। अब इन राज्यों की बात करें, या इन इलाकों की बात करें, या इन क्षेत्रों की बात करें, तो ये बहुत स्थायी थे और बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली थे, ऐसे कह सकते हैं। सरदार की बात करें तो ये एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। पद इसका क्या होगा? वंशानुगत। समर्थक इसके कौन होंगे? खानदान के लोग। और इसके कार्यों की बात करें तो क्या क्या काम करता था ये? अनुष्ठान का संचालन करवा देता, युद्ध के समय नेतृत्व करता, और विवादों को सुलझाने में मतलब मध्यस्थता की भूमिका निभाता। अनुष्ठान विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य, विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य यदि उस राज्य में हो रहे हैं तो इसमें सरदार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो सारा काम कंप्लीट कराता, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या काम करता था ये? मतलब विभिन्न प्रकार के लोगों से भेंट लेता था। क्या लेता था? भेंट। और भेंट लेकर किसमें दे देता? अपने समर्थकों के बीच, यानी अपने खानदान के लोगों के बीच उसका वितरण कर देता, खुद नहीं रखता। हाँ, थोड़ा बहुत रखता होगा, लेकिन ऐसे कह सकते हैं। अब ये जानकारी हमें कहाँ से मिली? तो तमिल संगम जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में हमें ये बात लिखी हुई मिली है, सरदार से संबंधित, ठीक है। उसमें सरदार से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीजें दे रखी है। अगला बिंदु है दैविक राजा। क्या है? दैविक राजा। इसमें राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करना, यानी कि वो एक अच्छे पद पर बने रहना चाहते थे, और दूसरी बात ये देवी देवताओं से भी जुड़े रहना चाहते थे। 2 चीजें दैविक राजा में, ऊंचे पद पर बने रहना चाहते थे, और उसके लिए वो क्या करते थे? देवी देवताओं के साथ जुड़े रहना चाहते थे। दोनों चीजें करना चाहते थे। अब कुषाण शासकों की बात करें तो इन्होंने सिक्कों और मूर्तियों में, है ना, सिक्कों और मूर्तियों में इस राजधर्म को जोड़ा। किसको जोड़ा? राजधर्म को। यानी कि ये दैविक राजा से रिलेटेड चीजें अपन को देखने को मिलती है, और सिक्कों में भी हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का एक इलाका है, मथुरा का इलाका, जिसका नाम है माट। यहाँ पे एक देव स्थान है जहाँ पे कुषाण शासकों की मूर्तियां मिली है ना। इन्होंने विभिन्न प्रकार की मूर्तियां लगवाई थी देवी देवताओं से संबंधित। इससे ये क्या दिखाना चाहते थे? इससे ये दिखाना चाहते थे कि हम देवताओं के तुल्य, और आप हमारा आदर सम्मान करो, हम आपकी शासन व्यवस्था को बड़े ढंग से संभाल लेंगे। ये शो करना चाहते थे मूर्तियों की मदद से, या देवता को ऊंचा मानकर, ठीक है। नेक्स्ट, कई कुषाण शासक ऐसे थे जो अपने नाम के आगे क्या लिखते थे? देवपुत्र। क्या लिखते थे? देवपुत्र। 4वीं शताब्दी की यदि हम बात करें तो इसमें गुप्त साम्राज्य के भी साक्ष्य मिले। किससे मिले? गुप्त साम्राज्य के भी
साक्ष्य मिले। अब इससे और क्या क्या जानकारी अपन को मिली है? कई साम्राज्य ऐसे थे जो सामंतों पर निर्भर थे। किस पर निर्भर थे? सामंतों पर। सामंत क्या करते थे? एक बड़े जमीनी मालिक का हिस्सा होता है और वो छोटे किसानों को, बड़े किसानों को, मध्यम किसानों को, सभी पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, यानी कि मतलब उनको खेती करवाता है, भूदान दे देता है या फिर कर वसूलने का काम करता है। मेन काम ये होता है। जो सक्षम होता है ना वो उनको काम देता है। यस। अब उस समय के लोग क्या करते थे? गुप्त काल के लोग स्थानीय संसाधन जितने भी होते उनकी मदद से अपना जीवन निर्वाह कर लेते। और सामंत जो थे इन पर भूमि का नियंत्रण था, यानी कि जमीन का कंट्रोल किसके पास था? सामंतों के पास। ये सामंत जो होते ये शासकों का हमेशा आदर करते और उनको सैनिक सहायता भी उपलब्ध करवाते। यानी कि किसान उनके अंडर में ही थे तो उनको पकड़ पकड़ कर ले जाते, जाओ भर्ती हो जाओ, ऐसे। समझ गई? ये कॉन्सेप्ट था। अब गुप्त शासकों के इतिहास की यदि हम बात करें तो किस किस से मिल जाता है? हाँ, सिक्कों से मिल जाता है, अभिलेखों से मिल जाता है। क्लियर? बिल्कुल। अब गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त का एक राजकवि था जिसका नाम क्या था? हरिसेन। अब हरिसेन ने कौन सी प्रशस्ति लिखी? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम क्या है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। क्लियर? बिल्कुल। कहाँ पे ये इलाहाबाद स्तंभ? अरे हाँ, ऊपर ही से। नेक्स्ट अगला बिंदु है बदलता हुआ देहात। उसी इलाके का नाम है, दक्षिण भारत से रिलेटेड है। अब ये भी जानकारी बहुत कम मिली है कि जो प्रजा है वो राजा के बारे में क्या सोचती थी, तो उससे संबंधित बात करते हैं। अब प्रजा की यदि हम बात करें तो अभिलेखों में तो इसका जवाब नहीं मिल सकता कि मतलब प्रजा राजा के बारे में क्या सोचती थी, अच्छा मानती थी, बुरा मानती थी, या फिर राजा अत्याचारी था, दयालु था। ये बात तो अभिलेखों से पता नहीं लग सकती। किससे लगेगी? कुछ जातक कथाएं और पंचतंत्र में वर्णित कथा है ना, जातक कथाएं और पंचतंत्र की कहानियां, इनसे हमें पता लग जाता है कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट हो रहा था या दोनों के बीच रिलेशन कैसे थे। ठीक है, क्योंकि कहानी बस ऐसी होती है, उस कहानी में रियलिटी को एक अलग तरीके से शो किया जाता है। नेक्स्ट, अब कुछ कहानियों की बात करें, जातक कथाओं की बात करें तो वो पाली भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? पाली। एक जातक कथा है जिसका नाम है गंदंतिंदु, है ना। अब ये जो जातक कथा है इसमें क्या बता रखा है कि राजा से प्रजा दुखी थी, ये बता रखा है। क्या बता रखा है? राजा से प्रजा दुखी थी। अब इसमें लिख रखा है, इस कथा में क्या लिख रखा है कि जब राजा वेश बदलकर प्रजा के बीच जाता है तो वहां देखता है कि प्रजा उसके बारे में भला बुरा कहती है। और उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दिन में तो कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी उनको परेशान करते और रात में डकैत उनका सामान चोरी करके ले जाते। ये ऐसी समस्या बहुत अधिक मात्रा में हो गई और अधिकतर लोग गांव को छोड़कर जंगल में बस गए। वहां पे ना तो कोई टैक्स देना, आराम से मस्त रहो, ये से कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजा और प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, यानी कि अच्छे संबंध नहीं थे, ऐसे कह सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल। अगला बिंदु है उपज बढ़ाने के तरीके, यानी कि उपज किस प्रकार बढ़ाई जाए। तो उपज बढ़ाने का तरीका गंगा और कावेरी की घाटियों की उर्वर भूमि में था, यानी कि जहाँ जहाँ पे गंगा नदी है, कावेरी नदी है, उस इलाके में अच्छी उपज होती थी और लोग अच्छा मुनाफा कमा लेते थे। वहाँ पे लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग किया जाता था, जिससे क्या होता था, मतलब पानी की व्यवस्था है तो आराम से चावल की खेती भी हो जाती और बहुत सी वो मतलब फसलें बो सकते थे। लेकिन अपने इलाके की बात करें तो यहाँ पर मतलब बहुत कम समय बाद ये लोहे के फाल वाले हल आए। क्लियर? बिल्कुल। यानी कि ये हाल ये दिखा रहा है कि कहाँ पे कितना डेवलपमेंट था या कहाँ पे कितना मतलब लेवल अच्छा था, ऐसे मतलब शासन का, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि राज्य सक्षम थे। उपज बढ़ाने के लिए और टेक्निक यूज करते थे, कई कुओं का प्रयोग करते थे, कई तालाबों का करते थे और कई नहरों का प्रयोग करते थे। इनका प्रयोग करके भी अक्सर उपज बढ़ाई जाती थी। अगला है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। इसमें दे रखा है एक गहपति शब्द है। कौन सा शब्द? ये दर्शाता है छोटे किसानों को और जमींदारी को। किसको दिखाता है? छोटे किसान और जमींदार को दिखाता है। बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं या ग्राम प्रधान कह सकते हैं, ये होते थे शक्तिशाली। क्या होते थे? शक्तिशाली।
और ग्राम प्रधान की यदि हम बात करें तो इसका भी पद क्या होता था, वंशानुगत होता था। क्या होता था, वंशानुगत। अगला है भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण, यानी कि भूमिदान से संबंधित बात कर रखी। आरंभिक शताब्दियों की यदि हम बात करें तो इसमें भूमिदान के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले, भूमिदान के। कई अभिलेख में भूमिदान के बारे में बता रखा है। जैसे एक महिला का नाम आया है प्रभावती गुप्त। किसका नाम आया, हाँ, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इसका विवाह कहाँ पे हुआ था, दक्कन का पठार का एक वाकाटक परिवार था उसमें हुआ था। कहाँ हुआ था, दक्कन का पठार, हाँ, दक्कन के पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था। ठीक है। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार ये बता रखा है कि महिलाओं को भूमि रखने का स्वतंत्र अधिकार नहीं था, यानी कि महिलाओं के पास स्वतंत्र रूप से भूमि नहीं रह सकती थी। लेकिन अभिलेखों से ये पता चला है कि प्रभावती क्या करती थी, भूमि रखती थी और दान भी देती थी। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही कम। और दान दी गई मतलब विभिन्न प्रकार की भूमि का दान करते हैं, उसमें भी अक्सर अपन को अंतर देखने को मिलता है। यानी कि कहीं पर कुछ ही भूमि छोटी छोटी मात्रा में दान की जाती है और कहीं पर बड़े पैमाने पर भूमि दान की जाती थी, ऐसे कह सकते हैं। उनके पास इतनी भूमि थी जो दान करते देते थे, राजा महाराजा यही काम है उनका। ठीक है, कि भी किसको दे दिया, ब्राह्मणों को ज्यादा देते थे, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब ऐसे व्यक्तियों की बात करते हैं जिनसे लगान नहीं ली जाती थी और इन पर राजा का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं था। तो सबसे पहला है पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार और घूम घूम कर खेती करने वाले। ये वे लोग थे जिन पर राजा का प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल नहीं था। आराम से जंगलों में मस्त रहते थे, टैक्स वैक्स बिल्कुल नहीं देना, आराम से, ये पहाड़ी लोग आराम से रहते। तो ये इनके लिए फायदे की बात। आज के समय तो जंगल में रहना है तो कोई न कोई सामान लेके जाना, और सामान ले जाएगा तो वैसे सरकार के पास टैक्स चला जाएगा। अगला बिंदु है नगर एवं व्यापार, यानी व्यापार से संबंधित बात हो रही है। बड़े बड़े महानगर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नदी मार्ग हो सकता है, भूतल हो सकता है या समुद्री मार्ग हो सकता है। किसी न किसी तरीके से ये सारे बड़े बड़े जो नगर थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनके बीच व्यापार होता था, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, अगला बिंदु है नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं। शासक वर्ग जो था वो कहाँ रहता था, किलेबंद नगरों में रहता था। यानी कि जितने भी राजा थे और शासक वर्ग ये कहाँ रहता था, किलेबंद नगरों में। विभिन्न प्रकार के पुरावशेष मिले उत्कृष्ट श्रेणी के, मतलब बहुत अच्छे हाई लेवल के, ऐसे लगता है कि यार शायद अमीर थे ये लोग उनको देखकर। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है मिट्टी के मतलब ये कटोरे और थालियाँ है ना, कटोरे और थालियाँ जिन पर मतलब एक अलग सी परत चढ़ा रखी है। और ऐसे पात्रों को किस नाम से जाना गया था, कृष्ण मार्जित पात्र, किस नाम से। और इनका प्रयोग कौन करते थे, अक्सर अमीर लोग करते थे। कौन करते थे, अमीर लोग। इसके अलावा सोंदे, चांदी, कांसा, तांबा, हाथीदांत, शीशे की तरह तरह के पदार्थ के बने मतलब उपकरण, गहने, बर्तन, सीप, पक्की मिट्टी, ये सारी चीजें मिली हुई है। इनसे हमें पता लग जाता है कि उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि उत्पादक और व्यापारी है ना, उत्पादक और व्यापारी के बीच रिलेशन थे जिसको हम श्रेणी के नाम से जानते थे। अब यहाँ पे एक तो कच्चे माल को खरीदता और दूसरा क्या करता, उसको तैयार करके बाजार में बेच देता। ये उत्पादक और व्यापारी का काम था। उत्पादक तो उसका प्रोडक्शन कर लेता और दूसरा था जो वो बेच देता। अगला बिंदु है सिक्के और राजा। इसमें क्या बता रखा है, व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन में विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। यानी कि सिक्कों का प्रयोग जिसे आरंभ हुआ इससे व्यापार आसान हो गया। पहले वस्तु के बदले वस्तु, तो वस्तु वाला कॉन्सेप्ट बंद करके इन्होंने सिक्के चालू कर दिए। यानी कि सिक्के हैं तो कुछ भी ले लो, और सिक्के मतलब कुछ भी देना है तो देखकर सिक्के ले लो। यानी कि अपना जो कॉन्सेप्ट हुआ है वो आसान हो जाता है। सोने के सिक्के भी बहुत सारे मिले, और ये जो सिक्के किसने जारी करवाए थे, ऐसा लगता है कुषाण शासकों ने जारी करवाए थे। सिक्कों के उपयोग से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। दक्षिण भारत के अनेक ऐसे स्थल है जहाँ पर रोमन सिक्के मिले। इससे हमें क्या पता लगता है कि रोमन और इस इलाके में संपर्क रहे होंगे, वहाँ के लोग यहाँ आए होंगे, सिक्के दिए होंगे और यहाँ से सामान लेके गए होंगे। आसान है, ऐसे पता लग जाता है, मतलब वाणिज्यिक व्यापार के रूप में। नेक्स्ट, तांबे के सिक्के भी मतलब अधिक मात्रा में मिले हैं।
और फिर 6ठी शताब्दी के बाद धीरे धीरे सोने के सिक्के मिलने थोड़े से कम हो गए थे। तो इससे हमें ये अनुमान लगता है कि शायद कोई आर्थिक संकट आ गया होगा या व्यापार मंदा पड़ गया होगा या कोई भी ऐसा लगता है कि व्यापार कम हुआ है, इसके कारण सिक्के मिलना बंद हुए, ऐसा हमें लगता है। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषा में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल जो है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। इसका प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेखों में किया था। अब अभिलेख से साक्ष्य की सीमा की बात करते हैं। तो हल्के ढंग से उत्कीर्ण करना, हल्के ढंग से उत्कीर्ण करेंगे क्या होगा? कोई भी उसको अच्छे से समझ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। दूसरी बात, अभिलेख नष्ट होना। अगर अभिलेख नष्ट हो जाता है या कोई भी अक्षर भी लुप्त हो जाता है तो उसके वास्तविक अर्थ को हम नहीं समझ सकते। कोई पेज फाड़ देता है, आधा पेज अगर हमारे पास होता है तो हमें कुछ समझ आता है नहीं, और उसके 4 टुकड़े कर दिए तो और बात समझ नहीं आएगी, और 6 कर दिए तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, कुछ अक्षर ही दिख पाएंगे। यानी कि थोड़ा सा ही अपन ने कागज काट लिया, यार यहाँ क्या होगा क्या होगा, एक वर्ड मिस्टेक होती है तब तक तो तुम कन्फ्यूज हो जाते हो, यहाँ हो क्या रहा है, क्या लिखा है, वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा होता है। तो अभिलेख के साथ ही बिल्कुल ऐसे होता है। अब अभिलेख में क्या चीज़ें नहीं मिलती है? दैनिक प्रक्रिया है, रोज लोग क्या क्या मतलब गतिविधियाँ करते थे, इसके अलावा रोजाना की जिंदगी कैसी थी, सुख दुख का उल्लेख नहीं है कि राजा प्रजा के बीच संबंध या सुखी थे या दुख थे। अब अधिकतर अभिलेखों पर उन्हीं के विचार है जो अभिलेखों को क्या करते हैं? बनवाते हैं। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है और सफलता प्राप्त करनी है, यानी कि वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम्स में आती है या इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमें ज़्यादातर ध्यान में रखना है। क्लियर? बिल्कुल। तो ये हमने 23 स्लाइडें डिस्कस कर ली, और कोई सा भी प्रश्न एग्जामिनर बना लो, इसमें से उत्तर लिखना है तेरे को, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी पहुँचाने की, और ये अपना पूरा पार्ट कंप्लीट है। ठीक है, टाइम तो लगाया आधा घंटा पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बैठ गए, जल्दी से इसको पढ़ ले आराम से।